नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम बायो क्रैश कोर्स में बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये चैप्टर आपको एक एक लाइन पूरा समझ में आ जाएगा और रट्टा हो जाएगा। ओके, अब मैं बीच बीच में बताऊंगा भी कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो चलो, बायोटेक्नोलॉजी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि इससे हम क्या करते हैं। बायो मतलब लाइफ और साइंस, इसमें टेक्नोलॉजी मतलब इसमें हम साइंस यूज करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एंड हम जीन को मैनिपुलेट करेंगे। ओके, फॉर आर अपने ह्यूमन यूजफुल के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी, एज यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, एसेंशियल essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals, biologicals using genetical modification, microbes, fungi, plant and animal. ओके, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कैसे हमने इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, फिर उससे एंटीबॉडीज, फिर वैक्सीन, फार्मेसी में यूज़ किया। ओके, फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने बनाया, माइक्रोब्स, फंगाई, ये सब से यूज़ करके। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या इंक्लूड करता है? थेरेपेटिक्स, डायग्नोसिस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, रीमेडिटेशंस, वेस्ट मटेरियल एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सब यूजेस हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। ओके, अब एक एक करके हम पूरे चैप्टर में एकदम डिटेल में समझेंगे। अब देखो, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का। ओके, मतलब अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी करना है प्रोसेस, तो 3 चीज हमें समझ के चलना होगा। सबसे पहला क्या कि हमें कैटलिस्ट बेस्ट चाहिए। ओके, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। ओके, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन करना है, सपोज करो अगर मुझे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट ही बनाना है, तो उसके लिए डीएनए जो एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर उसके साथ न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ डालूंगा, तो उसके लिए मुझे एक बेस्ट कैटलिस्ट चाहिए। ओके, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। और ये कैटलिस्ट कहाँ से आना चाहिए? ऑर्गेनिज्म से। ओके, यूजिंग अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। सेकंड क्या होना चाहिए? पहला तो हमें कैटलिस्ट मिल गया। सेकंड, ऑप्टिमल कंडीशंस रखना चाहिए। ओके, कंडीशन कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमल, पीएच, टेम्परेचर, ये सब पूरा। सपोज करो एक माइक्रोब का मैंने एंजाइम यूज किया, तो उस एंजाइम का जो पीएच होना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, हीट उसका, ये सब मेंटेन रखना चाहिए। तो सेकंड आ जाता है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। ओके, फर्स्ट क्या है क्रिटिकल रिसर्च में? बेस्ट कैटलिस्ट होना चाहिए। सेकंड, ऑप्टिकल कंडीशन मेंटेन रखना चाहिए। थर्ड क्या होगा हमारा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब सपोज करो अब मेरे पास एक जो हम बना रहे हैं, सपोज करो एक वैक्सीन बना रहा हूँ, वैक्सीन बन गया, तो अब उसका मैं क्या करूंगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करूंगा। उसमें क्या हो जाता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब जो वैक्सीन है मेरे पास या जो प्रोटीन है, उसको प्रॉपरली मैं क्या करूंगा? उसमें से प्रॉपरली बोलते हैं ना, लास्ट में पॉलिश करूंगा, साफ करूंगा एकदम अच्छे से। ओके, प्यूरिफाई जिसको हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 3 क्रिटिकल रिसर्च आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब हम एक एक चीज समझते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। अब हम बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कैसे अपना हेल्थ हो गया, फूड क्वांटिटी या क्वालिटी हो गया, ये सब कैसे हमने सुधारा इन सालों में, ये हम थोड़ा देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में कैसे आया। तो लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन जो हमारा खाने का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। 3 ऑप्शन है हमारे पास खाने का प्रोडक्शन इंक्रीज करने का। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। सेकंड, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। थर्ड, जीएम, ओके, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ये 3 ऑप्शन है जिससे हमारा खाने का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। ओके, पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, हर्बिसाइड का यूज करेंगे अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसमें हम मैन्यूअर का यूज करेंगे, सॉइल में मैन्यूअर का यूज करेंगे, सॉइल को और अच्छे से बोलते हैं ना फर्टाइल बनाएंगे, जिससे और अच्छा ग्रोथ हो खाने वाने का। ओके, हार्वेस्टिंग, जिससे हार्वेस्टिंग के बाद हमारा
सॉइल खराब ना हो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इस ये काम करता है। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या करेंगे हम, एक जीन को दूसरे प्लांट में आइसोलेट कर देंगे। ओके, एक जीन को दूसरे प्लांट में, एक जीन हो गया मतलब डीएनए का पार्ट हो गया जो कुछ कुछ अच्छा चीज, कुछ कुछ उसमें बेनिफिशियल चीज रहेगा और दूसरे रीजन में वही प्लांट में वो बेनिफिशियल चीज नहीं रहेगा, तो इस डीएनए को मैं इस प्लांट में आइसोलेट कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टार्टिंग से एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसका हिस्ट्री क्या है, 1960 में जब हमारा इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमारा इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने लगा 1947 के बाद। और पॉपुलेशन तेज़ी से इंक्रीज होने लगा, बट जो हमारा प्रोडक्टिविटी था फूड का वो काफ़ी कम था। तो 1960 में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और उनके फादर है स्वामीनाथन। ओके, ये पूछेगा नहीं बाहर का है, बट फिर भी। तो इससे क्या हुआ, देखो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, कितना टाइम बढ़ गया था प्रोडक्शन खाने का, 3 गुना बढ़ गया था। ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फिट द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। 3 गुना बढ़ गया, बट हमारा पॉपुलेशन सोचो ना उस टाइम पे 5-6 गुना बढ़ गया था। तो ये जो ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन है वो भी हमारे ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं था। ओके, इंक्रीज यील्ड्स हैव पार्शली, और जैसे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो ये ऐसा नहीं कि सारे फार्मर इसमें पार्टिसिपेट ले लिए थे, बहुत लोग ले भी नहीं पाए थे क्योंकि उस टाइम पे हर्बिसाइड, एग्रोकेमिकल बहुत एक्सपेंसिव था। ओके, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब बहुत एक्सपेंसिव था, तो कुछ फार्मर ही इसमें पार्ट लिए, कुछ ले भी नहीं पाए। इंक्रीज यील्ड हैव पार्शली बीन ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी। ओके, क्या क्या कैसे इंक्रीज हुआ, हमारा क्रॉप वेराइटी अलग हो गया, अच्छा क्रॉप वेराइटी था। मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ओके, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज करने से हमारा क्रॉप वेराइटी थोड़ा इंप्रूव हो गया था। ओके, बट एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था और उस टाइम तो इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एक एग्रोकेमिकल खरीदना एक फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। ओके, उतना उनको एक खेती से, एक चावल सपोज करो, एक चावल से उतना उनको बेचने के बाद पैसे नहीं आते थे जितना ये एग्रोकेमिकल में उनका पैसा लग जाता था। तो इसके वजह से बहुत फार्मर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कुछ समय के बाद 1965 के बाद नहीं चला। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ओके, further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. conventional breeding एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें सपोज करो एक शुगर केन है मेरे पास और एक ये दूसरा शुगर केन है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नॉर्थ का शुगर केन है, ये साउथ का शुगर केन है। तो जो साउथ का शुगर केन है वो काफ़ी अच्छा शुगर उसमें क्वांटिटी रहता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक जीन, इसका एक पार्ट लेंगे और इस पार्ट को क्रॉस कर देंगे इस पार्ट से। ओके, नॉर्थ के पार्ट से क्रॉस कर देंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रीडिंग करवाना। बट इस ब्रीडिंग में क्या हो जाता है, हमें 5-6-7 5 to 7 जनरेशन रुकना पड़ता है फॉर एक अच्छा क्वांटिटी का शुगर केन मिलने के लिए। तो 5 से 7 जनरेशन रुकने के लिए मतलब वो समय काफ़ी ले लेता है। तो ये भी इनफ नहीं था एक ग्रोइंग पॉपुलेशन को खान पीन देने के लिए। समझे कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होता है। तो एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, जिसको हम कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग भी बोलते हैं, टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विद द डिमांड एंड प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ओके, तो जब ये कॉन्वेंशनल टेक्नोलॉजी फेल्ड हो गया हमारा, तो सेकेंड आता है हमारा टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है, 1950 के टाइम में हुआ था ये सबसे पहले स्टार्ट। It was learned by scientists during 1950 that whole plant could be generate from X plant. देखो 1950 में क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, एक एक्स प्लांट लिया। एक्स प्लांट क्या होता है हमारा, कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट का। एक्स प्लांट जैसे कि ये लीफ हो गया एक्स प्लांट, ये रूट का एक पार्ट हो गया एक्स प्लांट। ओके, फिर ये स्टेम हो गया। ओके, ये सब एक्स प्लांट होता है, कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट। देखो यहाँ पे लिखा होगा, that is any part of plant taken out and grown in test tube under sterile condition in
स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। तो इस प्लांट को, इस एक्सप्लांट को मैं टेस्ट ट्यूब में ग्रो करूंगा न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ, ऑक्सीजन, साइटोकिन, फिर और भी अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ, एंड देन वो एक्सप्लांट से एक पूरा प्लांट बन जाएगा, वो एक्सप्लांट से एक पूरा प्लांट बन जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ये एमसीक्यू के लिए आना चाहिए आपको, टिश्यू कल्चर के अंदर ही आता है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेल ले लेंगे, एक छोटा सा पार्ट ऑफ प्लांट ले लेंगे, उसको हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेंगे अंडर स्टेराइल कंडीशन, एंड उस एक्सप्लांट से एक पूरा प्लांट जनरेट करेंगे। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होना चाहिए, कार्बन सोर्स होना चाहिए, जैसे सुक्रोज हो गया, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, अमाइनो एसिड और ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन होना चाहिए। Okay, by application of this method, it is possible to achieve propagation of large number of plant in a very short duration। और ये मेथड हम करेंगे तो इसमें ढेर सारा, अभी सोचो ना, यहाँ पे छोटे छोटे सेल बन जाएंगे। ओके, इस सेल से और भी छोटे छोटे सेल, उस सेल को हम क्या करेंगे, जमीन में जाके गाड़ देंगे, तो एक ही बार में कितना हजारों पेड़ हमें मिल जाएगा। एक छोटे से सेल से या एक छोटे से पार्ट ऑफ प्लांट से हजारों पार्ट ऑफ प्लांट बन रहे हैं। तो एक इस टिश्यू कल्चर के वजह से इस टेक्निक को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। समझिए, दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल जेनेटिकली आइडेंटिकल, और ये सारे प्लांट क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि एक ही सेल से बन रहे हैं, इसमें हम कोई भी दूसरा सेल मिला नहीं रहे हैं। तो इसको हम सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन। सोमा मतलब बॉडी और क्लोन मतलब सेम, उनका पूरा बॉडी एंड जेनेटिक सेम होगा। समझे ये टिश्यू कल्चर, समझे। ओके, मैंने इम्प्रूव फूड, और ये एग्जांपल आपको लर्न करना पड़ेगा कि टिश्यू कल्चर के अंदर या माइक्रो प्रोपोगेशन के अंदर कौन सा एग्जांपल है। टोमेटो, बनाना एंड एप्पल। टोमेटो, बनाना एंड एप्पल। ओके, बैट करके आप इसको याद कर लो, BAT, बैट। टिश्यू कल्चर में आता है एग्जांपल बैट, टोमेटो, बनाना, एप्पल। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये टीचर आप विजिट करो एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज प्लांट। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है कि सपोज करो एक मेरे पास डिजीज प्लांट है, मतलब उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है वो प्लांट को, तो उस प्लांट के मदद से अब मैं कैसे प्रोपोगेशन करूं, मतलब कैसे दूसरा प्लांट बनाओ। तो हम क्या करेंगे, अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट भी रहा ना, तो उसका जो मेरिस्टेम है, ये देखो अपाइकल मेरिस्टेम और ये रूट मेरिस्टेम, अपाइकल शूट जिसको बोलते हैं, और ये रूट मेरिस्टेम, यहाँ पे जो सेल्स ग्रो होते हैं ना, ये वायरस फ्री होते हैं। ये क्या होते हैं, वायरस फ्री। मतलब एक प्लांट जो बीमार है, फंगल या उसको वायरस है, उसके एपाइकल पार्ट में और ऑक्सिलरी पार्ट में, उसके अपाइकल और ऑक्सिलरी पार्ट में, ओके, अपाइकल और एक्सिलरी पार्ट में क्या होता है, मेरिस्टेम। एक्सिलरी मतलब जहां से सेकेंडरी ग्रोथ चालू होता है, ये यहाँ, तो उस दो पार्ट में मेरिस्टेम, अपाइकल एंड एक्सिलरी इज फ्री ऑफ वायरस। तो हम इसको काट के बाहर निकालेंगे और इस पार्ट से हम दूसरे प्लांट ग्रो करेंगे जो कि वायरस फ्री होगा। Hence one can remove the meristems and grow in vitro। in vitro मतलब बाहर, ओके, न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ, जैसे ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब में किया, to obtain virus free plant। Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, potato। ओके, तो कौन सा हमने पौधा बनाया, कौन सा हमने फ्रूट्स या पौधा बनाया जो बीमार प्लांट से भी हमने बनाया, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। ओके, मेरिस्टेम से ग्रो किया हमने, तो क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, बनाना, शुगर केन, पोटैटो। ओके, याद रखना है ये। अगर मैं बोलूँ टिश्यू कल्चर से क्या बना है, तो टमाटो, बनाना, एप्पल, बैट, और मेरिस्टेम से किसको ग्रो किया हम, बनाना, शुगर केन, पोटैटो। अब एक नया आते, देखो टिश्यू कल्चर हो गया, ये मेरिस्मेटिक ग्रोथ से हो गया, ऑक्सिलरी, एक्सिलरी और मेरिस्मेटिक।
एक्सिलरी और अपाइकल। अब हम एक आते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अभी सपोज करो एक प्लांट मैंने लिया, उसमें से मैं एक सेल निकाला, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेल से सेल वॉल डाइजेस्ट कर देता हूँ। सेल वॉल को क्या कर दिया, डाइजेस्ट। तो बचा क्या मेरे पास, अब प्रोटोप्लाज्म बचा, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर रहेगा, उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट रहेगा, एक साइटोप्लाज्म ही। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म की तरह, ओके। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है मेरे पास, वो दो प्लांट का मैं प्रोटोप्लास्ट लूंगा और दोनों को फ्यूज कर दूंगा। दो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट लूंगा, दोनों को फ्यूज कर दूंगा। जो मुझे डिजायरेबल कैरेक्टर का चाहिए, जो मुझे डिजायरेबल कैरेक्टर का चाहिए, वो दो प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करके एक हाइब्रिड प्लांट बनाऊंगा। उस प्लांट को मैं बोलूंगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन या सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट, ओके। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, दिस हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये समझे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन समझे। देखो ना, यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं एनसीईआरटी। ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है और यहाँ पे ग्रीन ही नहीं है। चलो, साइंटिस्ट हैव even isolated single cells from plant, and after digesting their cell wall they have been able to isolate naked protoplasts surrounded by plasma membrane. Isolated protoplasts from two different variables, each having a desirable character, can be fused to get hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. These hybrids are called somatic hybridization, and this process is called somatic hybridization. अभी एक आपको सिचुएशन दिया है, सपोज करो ये मेरा टोमेटो का सेल है और ये मेरा एक पोटैटो का सेल है। अगर दोनों को फ्यूज करके मैं एक प्लांट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, दोनों को फ्यूज करके एक प्लांट बनाऊंगा तो ये बन जाएगा पोमैटो। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करूंगा तो पोमैटो का एक प्लांट बन जाएगा। लेकिन ये जो प्लांट हमारा बना, इसमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन अच्छे से आया नहीं, तो ये मार्केट में, इसलिए ये जो हमारा फल है ये इसलिए मार्केट में आया नहीं, ओके। देखो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन, ओके। जो हमें चाहिए था वो नहीं दे पाया ये प्लांट, तो इसलिए मार्केट में यूज नहीं होता। नहीं तो फिर आपको बटाटा और टमाटर खरीदने की जरूरत ही नहीं, दोनों एक में ही मिल जाता, ओके। अब आते हैं हम, ये तो हो गया आम जिंदगी, अब आते हैं हम मेंटोस जिंदगी पे। इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट द फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड? इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड? ओके, ये क्वेश्चन था ये दो, कि मतलब पूछ रहा है कि ऐसा कोई और तरीका है क्या जिससे हम मैक्सिमम यील्ड बढ़ा सकते हैं और हमारा फर्टिलाइजर और केमिकल का कम इस्तेमाल हो, प्लस उसका हार्मफुल इफेक्ट सॉइल को या प्लांट को ना दिखे। ओके, तो आंसर आया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज द पॉसिबल सॉल्यूशन। अब हम समझेंगे यहाँ पे डिटेल में कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है आखिर। तो देखो यहाँ पे प्लांट, बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism। मतलब एक प्लांट हो गया या तो बैक्टीरिया हो गया या तो फंगाई या तो एक एनिमल हो गया, उसके जीन को, अगर ये उसका सपोज करो ये उसका जीन है, ओके, उसके जीन को मैं क्या करता हूं, यहां से ऐसा रब करूंगा बीच से ऐसा, और उसके जीन को जाके डिजायरेबल कैरेक्टर का जीन यहां पे ऐसा लगा दूंगा। तो ये जो पार्ट था इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेट करना, अल्टर्ड करना। इस जीन को मैंने क्या कर दिया, अल्टर्ड कर दिया, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा, ओके। और ये काफी यूजफुल है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे कि पहला यूजफुल क्या हो जाएगा, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस। अगर एक प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ गर्मी में पैदा होता है, मैं क्या करूंगा, जो ठंडी में पैदा होने वाला प्लांट रहेगा, ओके, उसका प्लांट का डीएनए लेके जाऊंगा और उस गर्मी वाले पैदा होने वाले में आइसोलेट कर दूंगा, ओके, अल्टर्ड में इसको ऐसा डाल दूंगा बीच में। तो वो प्लांट अब गर्मी में तो ग्रो होगा ही, प्लस ठंडी में भी ग्रो होगा, ओके। रेड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। अब देखो, सपोज करो
एक प्लांट है जिसमें कोई तो पेस्टिसाइड हार्म करता है उसको, सॉरी कोई तो कीड़े हार्म करते हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, उस कीड़े का रेजिस्टेंस उस प्लांट में डाल दूंगा, तो कीड़ा उसको फीड ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसके वजह से फिर मैं पेस्टिसाइड डालूंगा ही नहीं। समझिए, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब क्या होता है, प्लांट को हम जब काटते हैं ना तो मिनरल वहाँ का वो हो जाता है, उसका न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो नॉर्मल प्लांट रहता है ना वो मिनरल सॉइल से प्रॉपरली ले नहीं पाते और यूटिलाइज नहीं कर पाते, एफिशिएंटली में यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो उससे सॉइल में मिनरल्स की कमी हो जाती है। बट अगर मैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाऊं तो क्या करेगा, एफिशिएंटली उस मिनरल को यूटिलाइज करेगा, जिसके वजह से सॉइल में भी मिनरल्स का न्यूट्रिशन बना रहेगा। ओके, तो इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट वही बताया, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, तो इसमें सॉइल का भी फर्टिलिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिफ्थ क्या होगा, इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड से फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर किसी रीजन में विटामिन ए की कमी है तो उस प्लांट में मैं क्या करूंगा, उसके डीएनए में विटामिन ए डाल दूंगा। ओके, जैसे कि गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए कूट कूट के भरा, और ये एमसीक्यू आपको आ सकता है, तो आना चाहिए कि विटामिन ए इज इनरिच इन डैश, तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन राइस। ओके ओके, सो ये नेक्स्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू दिस यूजेस, जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मेटिकल्स। ये तीन चीज आपको आना चाहिए। मतलब प्लांट को हम अपने हिसाब से, टेलर मेड मतलब अपने हिसाब से ऐसा बनाते हैं जो हमें इंडस्ट्री में भी हेल्प कर सके, जिससे हम स्टार्च फॉर्म मिले, हमें फ्यूल्स मिले और फार्मेटिकल्स में हेल्प कर सके। ओके, ये तीन चीज आपको याद रखना चाहिए, स्टार्च, फ्यूल्स एंड फार्मेटिकल्स। ओके, इसके बाद चौथा ऑप्शन दे देगा और लिख देगा विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन जीएम, तो आपको ये तीन चीज आएगा, तो फोर्थ आप टिक कर दोगे। फिर देखो, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल इन प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। तो हम ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्लांट में हम वो डीएनए डाल देंगे, ओके, मैनिपुलेट कर देंगे डीएनए, जिसके वजह से वो प्लांट पेस्ट से रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, आगे एग्जाम्पल भी है, और कैसे कैसे हमने कौन से बोलते हैं ना प्लांट का हमने ये मैनिपुलेशन किया है, वो भी एग्जाम्पल है, आगे देखते हैं। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैक्यूलस थुरेंजिसिस। ओके, बैक्यूलस थुरेंजिनेसिस, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है, बीटी टॉक्सिन जो जीन है वो कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है, बैक्यूलस थुरेंजिनेसिस। ओके ओके, तो अब देखो, सपोज करो मेरे पास एक बैक्टीरिया है बैक्यूलस थुरेंजिनेसिस, तो अब मैं क्या करूंगा, उसमें से ना उसका टॉक्सिन जीन, बीटी का टॉक्सिन जीन आइसोलेट करूंगा। ओके, बीटी का टॉक्सिन जीन आइसोलेट करूंगा, एंड वो जीन को क्या करूंगा, उसको क्लोन करूंगा, इसको ढेर सारा बना दूंगा मैं, ढेर सारा। ओके, फिर उसको प्लांट के अंदर डाल दूंगा, उसको क्या करूंगा, प्लांट के अंदर डाल दूंगा। तो जो प्लांट होगा ना, ओके, वो जो प्लांट होगा वो एक मतलब वो प्लांट में आप सपोज करो इंसेक्ट आएगा, तो ये इंसेक्ट इस प्लांट को हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो इंसेक्ट इस प्लांट को हार्म करने आएगा वो इंसेक्ट मर जाएगा। समझे? तो यहाँ पे हम कोई हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड यूज ही नहीं कर सकते, मतलब कोई पेस्टिसाइड हम बाहर का यूज नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये एक बायो पेस्टिसाइड बन जाता है। समझे ये पॉइंट? ये एक बायो पेस्टिसाइड बन जाता है। तो देखो, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायो पेस्टिसाइड। और इसके एग्जाम्पल्स आपको आना चाहिए, किस किस प्लांट के लिए हमने ये किया है। बीटी कॉटन के लिए, कॉर्न के लिए, राइस के लिए, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सारे एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। ओके, कॉर्न, कॉटन, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, CCRTPS।
ओके, अब आते हैं हम बीटी कॉटन पे। देखो कॉटन को हमने कैसे बैक्टीरियस थुरेंजिस के मदद से उसको बायो पेस्टिसाइड बना दिए, तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे। Some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects such as Lepidopteran. Lepidopteran इसमें आता है AB, बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरन जिसमें बीटल्स आता है, और डिप्टेरेंस जिसमें फ्लाइस और मॉस्किटो आता है। ये एग्जाम्पल आपको आना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस बार नीट में ये आ सकता है, तो इसको याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैपी वर्ड याद कर लो, इसमें बर्ड आर्मी करके याद कर लो, लैपी बर्ड आर्मी, बर्ड वॉर्म आर्मी वॉर्म। फिर सेकंड सिलियोप्टेरन जिसमें बीटल्स याद कर लो। ओके, अब इसको याद करने के लिए मैंने तो अलग ट्रिक बनाया था, लेकिन आप कुछ वैसा मत बनाओ। कॉल्बी करके याद कर लो, सिलियोप्टेरन्स कॉल्बी बीटल्स। डिप्टेरेंस का डिप FM, ओके डिप FM, डिप्टेरेन का डिप FM, ये बोलते हैं ना रेडियो FM, तो रेडियो मत करना याद, डिप FM। डिप मतलब डिप्टेरेंस मतलब फ्लाइस मॉस्किटो, लैपिडोप्टेरेंस मतलब बर्ड वॉर्म और आर्मी वॉर्म, और सिलियोप्टेरेंस मतलब बीटल्स। ओके, ये आप ऐसे याद कर लो। फिर देखो जो बैक्टीरियस थुरेंजिनेसिस होता है ना, वो क्या करता है, एक प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, ओके अपने ग्रोथ फेज में। और ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं, टॉक्सिक। ये क्रिस्टल्स क्या रखते हैं अपने अंदर, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ओके, ये क्रिस्टल सपोज करो ये अब ग्रोथ फेज में एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाएगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होगा। ओके, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये प्लांट के अंदर ही बन रहा है तो ये प्लांट को क्यों नहीं मार रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है ना, ये हमारा ओके ये जो प्रोटीन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। स्टार्टिंग में किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। ओके, और उस इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन, उस इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। बट जैसे ही सपोज करो ये इंसेक्ट, जैसे ये इंसेक्ट इसको खाएगा और ये इसके गट में जाएगा, ओके ये प्रोटीन बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इस इंसेक्ट के गट में जाएगा, तो ये इंसेक्ट के गट में क्या करेगा, इंसेक्ट का गट क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है। अल्कलाइन पीएच में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये टॉक्सिन, एंड उसके बाद ये जो हमारा क्रिस्टल था वो सोल्यूबल हो जाता है। ओके, तो ये जो हमारा टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाता है, एंड ये टॉक्सिन क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे टॉक्सिन है वो मिडगट के एपिथियल रीजन में जाके बाइंड कर जाएगा। ओके, ये सपोज करो मिडगट है, इसके एपिथिलियल रीजन में जाके ये टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा और वहाँ पे छेद कर देगा, पोर्स क्रिएट कर देगा, और इसके वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ का सेल स्वेल हो जाएगा और वो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके, स्वेल होके फट जाएगा और इंसेक्ट वो मर जाएगा। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ओके, कौन सा प्रोटीन रहता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है उस क्रिस्टल के अंदर। अब देखो क्वेश्चन पूछा कि ये टॉक्सिन क्यों नहीं मारता, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल बैसिलस। Actually, the Pt toxin protein exists as inactive protoxin, but once an insect ingests the inactive protoxin, it is converted into active form of toxin due to alkaline pH of the gut, which solubilize the crystal. Solubilize the crystal यहाँ पे देखो soluble करके उसका insecticidal प्रोटीन को वो बाहर छोड़ देता है। This activated toxin binds to the surface of midgut epithelial. ये काफी इंपॉर्टेंट है, midgut epithelial cells and create pores causing cell swelling and lysis and eventually causing death of insect. ओके, सेल स्वेल हो जाता है उसके वजह से और फूट जाता है, लाइसिस मतलब फट जाना सेल का, और उसके बाद वो इंसेक्ट मर जाता है। ओके, इंटरनल ब्रीडिंग से। Specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into several crops plants such as cotton. The choice, और ये इंपॉर्टेंट है देखो, the choice of genes depend upon the crop and targeted twist. अब choice of genes क्या होता है यहाँ पे, अगर हम किसी प्लांट को
किसी इंसेक्ट से बचाना चाहते हैं, मतलब सपोज करो मेरा एक खेत है, उस खेत में मैगट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, मैगट बहुत परेशानी कर रहा है। कोई मेरा दूसरा खेत है, उसमें कॉकरोच परेशानी कर रहा है। तो इसमें मैं कौन सा पेस्ट मतलब कौन सा डीएनए डालूंगा, मतलब कौन से जीन से मैनिपुलेट करूंगा जिससे वो मैगट से बचा सके या कॉकरोच से। तो ये चॉइस ऑफ जीन्स रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप पे और टारगेटेड पेस्ट पे। ओके, समझे ये? तो चॉइस ऑफ जीन किस पे रहता है, डिपेंड करता है क्रॉप पे और टारगेटेड पेस्ट पे। एज बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। और बीटी टॉक्सिन क्या होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। याद रखना, बीटी टॉक्सिन क्या होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक जो कि कोड होता है किस जीन से, क्राई जीन से। ओके, द टॉक्सिन इज कोडेड। ओके, ऑब्वियसली हमें पता है कि हम जीन को कोड करते हैं। ओके, जीन को कोड करते हैं। तो ये जो टॉक्सिन, ये जो जीन है, ओके, ये जो टॉक्सिन का जीन है वो किससे कोड होता है, टॉक्सिन का जीन कोडेड बाय क्राई जीन। ओके, जिसको हम नेम करते हैं क्राई1AC। क्राई1AC कॉल्ड क्राई जीन। समझे ये? अब देखो कितने प्रकार के हमने प्रोटीन इनकोडेड जीन बनाए हैं। क्राई1AB, क्राई2AB और क्राई1AC, ऐसा लिख दो। ओके, क्राई1AB, क्राई2AB और क्राई1AC। तो ये जो क्राई1AB है ये अकेला किसको कोड करता है, किसको, कौन से, किसके लिए ये रेजिस्टेंस है, कॉर्न बोरर के लिए। ओके, क्राई1AB कॉर्न बोरर। क्राई2AB और क्राई1AC, क्राई2AB और क्राई1AC किसके लिए, कॉटन बॉलवर्म के लिए। ऐसा करके आप याद कर लो। ओके, पहले कॉर्न आएगा फिर कॉटन आएगा, और इसको इसी सीक्वेंस में लिखना, क्राई1AB, क्राई2AB, उसके नीचे क्राई1AC। और ये क्राई1AB अकेला होता है, पहले कॉर्न आता है तो कॉर्न बोरर के लिए, क्राई2AB और क्राई1AC कॉटन बॉलवर्म के लिए। समझे ये? यहाँ पे समझे? ओके, यहाँ पे देखो, ये बॉलवर्म ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और ये हमारा जिसमें हमने जीन इनकोड करके रखा है, फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल। अब देखो पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट का देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से क्वेश्चन मस्त मस्त बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है नेमाटोड्स। ओके, सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये जो नेमाटोड होते हैं वो पैरासाइट होते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स में भी। तो एक नेमाटोड जिसका नाम है मैलियोडीजाइन इनकॉग्निटिया। मैलियोडीजाइन इनकॉग्निटिया। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है थोड़ा, ओके, बट उस पर आप फोकस मत करो, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो एक नेमाटोड है जिसका नाम है मैलियोडीजाइन इनकॉग्निटा। ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है रूट्स को, किस प्लांट के, टैबैको प्लांट। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी का। कभी कभी पूछ लेता है कि ये मैलियोडीजाइन इनकॉग्निटा होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक नेमाटोड है। ओके, एंड कॉजेज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं, नोवल स्ट्रेटेजी। ओके, ये नोवल भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट। ये जो मैकेनिज्म होता है ये नोवल मैकेनिज्म होता है, नोवल मैकेनिज्म। यहां से भी एमसीक्यू बनता है। A novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on process of RNA interference. कौन सा नोवल मैकेनिज्म ये फॉलो करता है इस चीज को बचाने के लिए, इसके रूट को बचाने के लिए, आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है वो हम देखते हैं थोड़ा। आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकारियोट ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। आरएनए इंटरफेरेंस हर यूकारियोट ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। अब यहाँ पे अच्छे से समझते। ओके, तो देखो सपोज करो एक एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से मैंने क्या किया, एक प्लांट में एक डीएनए डाल दिया। ओके, एक प्लांट में डीएनए इंट्रोड्यूस किया। तो वो डीएनए क्या करेगा, वो डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा, 2 स्ट्रैंड। एक रहेगा ओके एंटीसेंस आरएनए और एक स्ट्रैंड रहेगा हमारा सेंस आरएनए। तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे, एक दूसरे से बाइंड होके डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बना लेंगे।
डबल स्ट्रैंड क्या बना लेंगे, आरएनए। ओके, डबल स्ट्रैंड क्या बना लेंगे, आरएनए, डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। अब सपोज करो वही प्लांट में नेमाटोड क्या करेगा, नेमाटोड सपोज करो वही प्लांट में नेमाटोड आके अपना डीएनए मटेरियल जब डालेगा उसमें, ओके, अपना डीएनए मटेरियल उस प्लांट में डालेगा, तो ऑब्वियसली ये वापस से क्या करेगा, यहाँ पे आरएनए बनाएगा ऐसा। ओके, ये आरएनए बनाएगा। अब ये आरएनए जो बनाएगा, ये आरएनए बना के एमआरएनए बनाएगा ये। अब ये एमआरएनए से क्या करने की कोशिश करेगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाएगा। एंड यही प्रोटीन क्या करेगा, अगर ये प्रोटीन बन जाता है तो प्लांट इन्फेक्ट हो जाएगा। ओके, वो अगर ये प्रोटीन बन जाता है उस प्लांट बॉडी में नेमाटोड के वजह से, तो प्लांट इन्फेक्ट हो जाएगा। जैसा उसका नरिशमेंट होना चाहिए वैसा नरिशमेंट नहीं होगा। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके एमआरएनए के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना, ये क्या करेगा, इसके साथ सपोज करो ये डबल स्ट्रैंडेड का एक पार्ट जाके इसके साथ बाइंड करेगा। ओके, एंटीसेंस सपोज करो इसके साथ बाइंड किया, और ये बाइंड करके क्या कर देगा, इसको यहीं पे खत्म कर देगा, टर्मिनेट कर देगा ये प्रोसेस। मतलब यहाँ पे एमआरएनए को साइलेंस कर दिया गया, मतलब नेमाटोड के एमआरएनए को साइलेंस कर दिया गया, और जिसके वजह से प्रोटीन हमारा नहीं बनेगा। समझे, देखो ये, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, ओके, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए that binds to and prevent translation of mRNA, that binds to and prevent translation of mRNA। ये समझे, the source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic element transposon that replicate via an RNA intermediate। और ये DNA कहाँ से आएगा जो इन्फेक्ट करता है, वो चाहे तो आपका कोई वायरस हो सकता है या तो ट्रांसपोजन हो सकता है। ओके, कोई वायरस हो सकता है या तो ट्रांसपोजन्स हो सकता है, जो कि जंपिंग जीन्स होते हैं और वो जीनोम पूरा बिगाड़ देता है, और वो जीनोम बिगाड़ देगा, और उसके बाद जो प्रोटीन बनेगा उसमें भी क्या होता है, उस प्लांट के रीजन को डिफेक्ट होगा। समझे ये? तो इन दोनों को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, एमआरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाके बाइंड करेगा एमआरएनए को और उसको टर्मिनेट कर देगा उसी जगह पे, एंड ट्रांसलेशन होने से रोक देगा। समझे ये? अभी देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे लिखा है, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, मतलब एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, उसके वेक्टर को क्या करेंगे हम, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट। ओके, तो मैंने क्या बोला, ये चॉइस होता है, ऊपर देखो कहाँ चॉइस ऑफ जीन, तो मैंने उसी हिसाब से क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर से जो डीएनए आरएनए निकाला मैंने और डीएनए निकाला, वो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन रहेगा। ओके, मतलब उसको ये पता है कि नेमाटोड का जो एमआरएनए आएगा उससे ही मुझे बाइंड करना है। ओके, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन रहेगा इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। दिस इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ sense and antisense RNA in the host cell. These two RNA being complementary to each other form a double stranded RNA, form a double stranded dsRNA that initiated RNA interference. ओके, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो उसी वक्त हमारा स्टार्ट हो जाएगा इनिशिएटेड आरएनए इंटरफेरेंस, और उसके बाद क्या कर देगा, वो साइलेंस कर देगा स्पेसिफिक एमआरएनए को ऑफ नेमाटोड। द कॉन्सिक्वेंसेस वाज सच दैट parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. ओके, तो इससे क्या होगा, सपोज करो इसके अंदर अब क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। अब सपोज करो पैरासाइट प्लांट का वो रीजन खाएगा, तो वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसके बॉडी में भी जाएगा, एंड उसके बॉडी में भी वो क्या करेगा, एमआरएनए साइलेंस कर देगा, और उसके वजह से प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, एंड वो पैरासाइट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके वजह से क्या होता है, द कॉन्सिक्वेंसेस वाज सच दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। समझे ये पार्ट समझे? तो पैरासाइट के अंदर अगर प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रहा है तो वो पैरासाइट मर जाएगा। ओके, और उसके वजह से हमारा प्लांट क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सब जो
पार्ट है ये सब कहाँ हो रहा है, ये ट्रांसलेशन प्रोटीन ये सब नेमाटोड के अंदर हो रहा है। ओके तो ये याद रखना है यहाँ पे देखो, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेमाटोड इन्फेस्टेशन। सबसे पहला रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, ये हमारा देखो रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट। सेकंड ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म। ओके ये इन्फेक्टेड प्लांट है बट हमने इसको क्या किया, नोवल मैकेनिज्म से प्रोटेक्ट किया, तो उसके 5 दिन का ये तस्वीर है। तो ये यहाँ पे नोवल मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये यहाँ पे हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके पार्ट 2 में मैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन से लेके आऊँगा। चलो थैंक यू। वीडियो यहाँ तक देखे हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके।